हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और मेरे किसी भी वीडियोस में किसी भी तरह के आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, अपने डाउट्स का आंसर ले सकते हैं। ओके, सो मैं आपके लिए हमेशा से ही वीकली बेसिस की एनालिसिस करता हूँ, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि आने वाले नेक्स्ट वीक में मार्केट हमारा कैसा रह सकता है, ग्लोबल मार्केट कैसा रह सकता है, ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट हमारे मार्केट पे कैसा रह सकता है, और हमारे यहाँ जो डेटा निकल के आने वाले हैं उन सब चीज़ों की मैं प्रॉपर आपको एनालिसिस करके देता हूँ। मार्केट के साथ साथ किस सेक्टर में हमें काम करना चाहिए, किस सेक्टर में हमें मूवमेंट आ सकता है, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ताकि इसमें आपको लर्निंग मिल सके और आप अपना खुद का नॉलेज इस्तेमाल करके फिर उसमें कुछ अच्छा काम कर सके। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर लोगों तक शेयर करिए और सबके पास पहुंचाइए ताकि सबका बेनिफिट हो सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें थीम ये रहेगा कि मार्केट ने क्या किया पिछले हफ्ते, उसको समझेंगे। फिर मार्केट का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है चार्ट वाइज और डेटा वाइज, इन दोनों को क्लब करके हम अपना व्यू बनाएंगे कि अगले हफ्ते हम किस तरीके से काम करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किस सेक्टर में हमें फोकस करना चाहिए, कहां पे हमें एक अच्छा बुलिशनेस मिल सकता है। ओके, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम एक और नई चीज को समझेंगे कि मार्केट तो आपका ऑल टाइम हाई लगा रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, ये क्या समस्या है, तो इस चीज को कैसे आप दूर कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो में बने रहिए और आगे भी देखते रहिए। अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि मार्केट ने क्या किया। ओके, और हमारी प्लानिंग क्या थी इस मार्केट के लिए, मतलब इस वीक के लिए। तो हमने जो प्लान किया था पिछले वाले वीडियो में, उसमें ये था कि रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा और सपोर्ट हमारा ये रहेगा। मार्केट आपका ऊपर चलेगा, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेच कर दिया गैप अप के साथ, तो ये एक हमारा देखा जाए तो रेजिस्टेंस की जो एनालिसिस थी वो फेल हो गई। लेकिन चूंकि मार्केट बुलिश रहा तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ओके, तो इसका दुख कम होगा। सपोर्ट ने बहुत अच्छे से काम किया, मार्केट नीचे नहीं गया और ऊपर ही चला गया, क्योंकि हमने देखा था व्यू जो था थोड़ा सा हमारा बुलिश टू वोलेटाइल का ही था। तो हमारे व्यू के हिसाब से भी मार्केट ने अच्छा काम किया है, क्योंकि हमने डेटा जब देखा था तो उसमें यही चीज दिख रही थी। डेटा उस टाइम पे जो पीसीआर था 1.27 का था, जो कि क्लियर कट डायरेक्शन दे रहा था ऑप्शन चेन का पीसीआर कि ये बुलिशनेस आ सकती है, और उसने भी काम किया। ओके, तो डेटा हमने जो जैसा देखा था उसके हिसाब से ही मार्केट चला गया। हाँ, हमारे रेजिस्टेंस की जो एनालिसिस थी, जो हमारा लॉजिक था वो गलत हुआ, वो ब्रीच कर गया, तो ये चीज एक गलत साबित हो गई। अब हम ये देखते हैं कि आगे आने वाले मार्केट में जो डेटा दिखाई दे रहा है उसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या हो सकता है। सो सबसे पहले डेटा में अगर आपको मैं बताऊं तो मैं डेटा में, ये स्टॉकेज का प्लेटफॉर्म है, आप इसको इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो हम सबसे पहले चलते हैं मार्केट्स में, अपने इसमें चलते हैं सिंपली FIA-DI एक्टिविटी पे। और FIA-DI एक्टिविटी पे अगर हम चल के देखें तो हम इसमें देखेंगे इनका जो है बाइंग कितनी हुई है। सो यहाँ पे अगर हम देखें FIS की बाइंग डेली बेसिस पे, तो ये अगस्त 29 को 3000 समथिंग करोड़ की बाइंग की गई है और 5000 समथिंग करोड़ की बाइंग करी है 30 अगस्त को। तो पिछले मतलब थर्सडे और फ्राइडे को इन्होंने कंटिन्यू बाइंग करी हुई है, ये हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी सेलिंग की गई थी और पिछले वीक में अगर हम देखें तो ओवरऑल बाइंग ही की गई है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, सो पिछला हफ्ता हमारा शुरू हुआ था 26 थे, तो 26 के अगर से अगर हम देखें तो 26 यहाँ पे ये रहा। सो बाइंग ही हुई है, एक दिन खाली सेलिंग हुई है। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो है अभी जो लेटेस्ट में उनका FIS का रुख है वो बुलिश है, बिकॉज वो बाइंग कर रहे हैं। ऑल्दो बाइंग की जो वैल्यू है उतनी बड़ी नहीं है, तो हमें इससे ये समझना चाहिए कि हमें थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक सोचना चाहिए। बट ओवरऑल जो निकल के आ रहा है, ये कैश का डेटा आपका बुलिश दिखाई दे रहा है, कैश का डेटा। अगर हम DIS की बात करें, सो DIS ने सेलिंग करी है, ये जस्ट होता ही है, और लेकिन उन्होंने भी काफी बाइंग करी थी, तो ये एक तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो डेटा देखेंगे तो टाई है। इसके बाद अगर हम डेरिवेटिव्स के डेटा देखें, तो डेरिवेटिव्स के डेटा अगर हम देखें यहाँ पे जो इंडेक्स लेवल पे होता है, यहाँ पे अगर हम देखें, सो इंडेक्स लेवल पे जो डेटा है वो नेट बाइंग का दिखाई दे रहा है, तो वो भी क्लियर कट ही है कि नेट बाइंग हुई है, इंडेक्स लॉन्ग किया गया है। और आपको बता दूं 31 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी निफ्टी ने कंटिन्यू पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, मतलब कंटिन्यू 11 दिन या 10 दिन, आई थिंक मुझे लगता है, एक अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 दिन कंटिन्यू लगातार 11 डेज के लिए पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। ऐसा 31 ईयर्स में पहली बार हुआ है। अब कुछ लोगों को लगे सर जी ये तो नेगेटिव है। देखो, पॉजिटिव का मतलब होता है क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे, कैंडल रेड है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है उससे फर्क पड़ता है। ओके, सो 31 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मार्केट ने 11 दिन कंटिन्यू पॉजिटिव क्लोजिंग दी है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है इसी को प्रूव भी करता है कि जो कंटिन्यू बाइंग हुई है यहाँ पे आपका इसी वजह से हुई है। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स का डेटा है इंडेक्स लेवल पे वो भी बुलिश है। और अगर हम ऑप्शंस लेवल पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शंस की बाइंग करी गई है बेसिकली। और ऑप्शंस की बाइंग तब होती है जब मार्केट को साइडवेज रखना होता है, यानी हेजिंग करते हैं अपने पोजीशन को। तो उन्होंने हेजिंग भी करी हुई है, मतलब कि ऊपर लेके जा रहे हैं लेकिन डर लग रहा है कि हो सकता है गिर जाएगा, इसलिए वो हेजिंग भी करके चल रहे हैं। तो अगर ऐसा कभी भी हो, मैं आपको ये रूल दे देता हूँ, अगर ऐसा कभी हो कि फ्यूचर का डेटा नेट पॉजिटिव है और ऑप्शंस में आपको हेजिंग दिखाई दे, मतलब बाइंग हुई हो, तो ये मान लो कि उसी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा जिस डायरेक्शन में पोजीशंस बन रही हैं। मतलब अगर बुलिश है तो बुलिश रहेगा, बेरिश है तो बेरिश रहेगा। ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो डेटा में हमें यहाँ से देखें, अगर हम अपने यहाँ के डेटा को फ्यूचर्स के इंडेक्स लेवल पे डेटा को देखें और ऑप्शंस के डेटा को देखें तो हमें ये दिखाई दे रहा है वॉलेटिलिटी, बिकॉज थोड़ी सी हेजिंग करी गई है। तो बुलिश टू वॉलेटाइल का हमारा यहाँ से व्यू बनेगा, बिकॉज कैश लेवल पे भी बाइंग हुई है और इंडेक्स लेवल पे भी बाइंग हुई है। तो हम इसको बुलिश टू वॉलेटाइल का व्यू बना करके देंगे। और देखो, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो डेटा बोल रहा है मैं उसी को बता रहा हूँ। ओके, मेरा काम है आपके सामने डेटा को रखना, उसके एनालिसिस करना, देन उसके बाद आप अपना व्यू बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये डेटा हो गया, डेटा की बात। अब अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी यहाँ पे सर्च करते हैं। सो निफ्टी का अगर हम यहाँ पे फ्यूचर ओवाई देखें, सो फ्यूचर ओवाई में आपने पिछली में भी देखा होगा, हमने जो एनालिसिस करी थी, यहाँ पे आपका ओवाई में ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा था और प्राइस ऊपर जा रही थी, जिसको हम लॉन्ग बिल्टअप कहते हैं, और अच्छा खासा बुलिशनेस होता है। तो आप ये देख सकते हो रिजल्ट इसका आया। और यहाँ पे आई थिंक कलर कोडिंग इन्होंने थोड़ी सही नहीं करी है, कलर कोडिंग थोड़ा सा दिखती नहीं है बराबर। पुराना वाला जो था उसमें अच्छे से दिखती थी। खैर ओके, यहाँ पे भी देखो पोजीशंस बनी हुई है लॉन्ग साइड में, और ये मंथली एक्सपायरी थी जिसकी वजह से पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हुई, बट उसके बाद फिर से पोजीशंस बिल्टअप हो गई। तो मैं इसको कंटिन्यू ही मानूंगा कि प्राइस आपकी ऊपर जा रही है और ओआई आपका इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ऊपर जा रही है, आपका ओआई इंक्रीज कर रहा है। तो ये लॉन्ग बिल्टअप का केस होता है और लॉन्ग बिल्टअप को बुलिशनेस की तरह देखते हैं। तो ये निफ्टी का जो डेटा है फ्यूचर का। इसके ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, सो ऑप्शन चेन में अगर हम शो ऑल करते हैं, सो अब यहाँ पे हमें जो पीसीआर दिखाई दे रहा है 1.41 का दिखाई दे रहा है। 1.41 का पीसीआर हमने देखा है, पिछली बार जो हमने देखा था 1.27 का देखा था। तो पीसीआर जो है इंक्रीज हुआ है, और पीसीआर इंक्रीज होने का मतलब है बुलिशनेस। तो यहाँ पे डेटा लेवल, ऑप्शन के लेवल पे भी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। सो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज्यादा डरना चाहिए यहाँ पे डेटा के हिसाब से, लेकिन अभी और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको हमें देखना बाकी है। तो अगर हम डेटा को देख करके चले, सिर्फ डेटा को देख करके चले और अभी तक हुई पोजीशंस को देख करके चले, सो हमें यहाँ पे बुलिश व्यू बना करके दिखाई दे रहा है। लेकिन डेटा के साथ साथ ग्लोबल क्यूज और इन सब चीजों को भी देखते हैं। और अगर मैं इन सब चीजों को देखूं तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे इंडिया के जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे सर्च करूं इंडियन जीडीपी डेटा, ओके, तो अगर हम इंडिया जीडीपी डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो है जीडीपी डेटा थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब नीचे है, बिकॉज 6.7 आया हुआ है। 6.8 की यहाँ पे एक तरीके से प्रेडिक्शन थी और पिछला जो नंबर था वो थोड़ा सा ज्यादा था। बट एक चीज आपको ये भी बता दूं, ये कोई सरप्राइज नहीं है, आप इसको सरप्राइज मत मानो। ओके, ये कोई सरप्राइज नहीं है। ज्यादातर देखा जाता है कि Q1 और Q2 थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, बिकॉज इस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और बारिश भी होती है। बारिश तो मतलब नहीं कह सकते उतनी ज्यादा होती है, बट थोड़ा सा ये मॉडरेट ही देखा जाता है। तो लेकिन इस न्यूज की वजह से सेंटिमेंटल इफेक्ट हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए, बिकॉज वैसे भी इंडिया इतना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, इंडिया इतना ज्यादा ऊपर जा रहा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया को शॉर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस, तो वो कुछ ना कुछ जरूर हैमरिंग करेंगे। तो इससे हमें एक ये निकल के आ रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा सेंटिमेंटल इफेक्ट देखने को मिले, बट हमारी चीजें स्ट्रांग हैं, हम यहाँ पे भी नहीं डरे थे, तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। हम फिर से बुलिशनेस को देख करके फिर से एंट्री करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हमारा व्यू निकल के आ रहा है। तो डेटा प्लस जो नंबर निकल के आए हैं जीडीपी के यानी न्यूज, उसको अगर हम क्लब करें तो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएंगे। सो हम बुलिश टू वॉलेटाइल का व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बुलिश टू वॉलेटाइल, मतलब कि हम एक बार ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे से बाइंग करने का प्लान करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग, नीचे से बाइंग। ओके, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब इसके साथ साथ अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो दुनिया भर के मार्केट्स जो हमारी मार्केट को इंपैक्ट करते हैं उसको देख ले। सबसे पहले अगर मैं नेस्डैक की बात करूं
सो नैस्डैक आपका जो है कि यहाँ पे एक तरीके से रिकवरी देने के बाद फ्लैग एंड पोल बना रहा है, अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो फिर से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से बुलिशनेस अगर आएगी तो हमारे इंडियन मार्केट में जो आईटी इंडेक्स है वहां पे बुलिशनेस आएगी, आईटी सेक्टर में बुलिशनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी बुलिशनेस से ही हमारे इंडियन स्टॉक जो है आईटी वाले वो ज्यादा अच्छे चलते हैं। तो ये अगर बुलिश रहा, मुझे लगता है कि एक तरीके से कैप एंड हैंडल टाइप बनेगा या फिर वी शेप रिकवरी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे मार्केट के लिए, और उस टाइम पे हम इंडियन आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी मैंने बहुत पहले बताया हुआ है कि आप इन्वेस्ट करो, अभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, करो। बट ये अगर हो जाएगा तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम नैस्डैक के साथ साथ डॉ जोन्स की बात करें तो डीजीआई नहीं लगाया हुआ है, ओके। डॉ जोन्स जो अमेरिका का मार्केट है वो हमने देखा था पिछले वीक में यहाँ पे था और फिर से ये हाई लगा चुका है, तो ये मुझे लगता है कि ये फिर से बुलिशनेस होने की तैयारी में है। तो यहाँ पे भी बुलिशनेस है, तो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो बुलिशनेस है ही, लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत से ऐसे इंडेक्स है जो डाउन है, तो खैर उसको हम बाद में देखेंगे जब सेक्टर वाले एनालिसिस करेंगे। अभी हम ग्लोबल क्यूज देख रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज में देखें तो जो अमेरिका के मार्केट है दोनों पॉजिटिव नोट पे जा रहे हैं। सो यहाँ से हमें एक दिख रहा है कि भाई बुलिशनेस है। अब हमारे मार्केट को साथ साथ ही इंडियन मार्केट के जो और भी इंडेक्स हैं या फिर दुनिया भर के मार्केट को जो चीजें इंपैक्ट करती है उसको समझ लेते हैं। तो इंपैक्ट करने में सबसे पहली चीज है जो इक्विटी मार्केट को इंपैक्ट करती है वो है यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड। तो अगर यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड नीचे जाता है तो वो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होता है, तो मार्केट्स आपके ऊपर जाते हैं, और अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, मार्केट आपके नीचे जाते हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो बॉन्ड यील्ड जो है नीचे जा रही है और दिक्कत तो नहीं है, इसलिए हमारा मार्केट भी ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें कि इसमें होने क्या वाला है, तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। सो इसमें अगर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है तो हमारे मार्केट में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, हमारा मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। सो फिलहाल हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है आने वाले 1-2 हफ्तों तक, जब तक इसमें कोई बड़ा ऐसा कोई मूवमेंट ना बने। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स में अगर आपको याद हो तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है खतरे का निशान, उसको हम समझ लेते हैं। देखो, हमने पिछले वीक में बात करी थी कि ये जो है डॉलर इंडेक्स के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट का एरिया है। मतलब यहाँ पे आने पे मार्केट जो है यानी डॉलर इंडेक्स आपका सपोर्ट जरूर लेगा थोड़ा सा टेक्निकली, और वो थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश करेगा, और इस रिट्रेसमेंट में हो सकता है कि आपके मार्केट नेगेटिवली इंपैक्ट करे। क्यों? क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखो तो ये तो पहले ही भाग गया 3 दिन से, हमारा मार्केट भी भाग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये नीचे आ जाए या तो फिर हमारा मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि दोनों में से एक लोगों को तो ऊपर नीचे होना पड़ेगा। बट फिलहाल मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा रिकवर करेगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ जाएगा। दिस इज वाई हमारे मार्केट थोड़े से बुलिश हैं, बिकॉज पता है कि ये ऐसे ही घूम जाएगा। बट यहाँ पे अगर आ जाए 99.97 या फिर 99 पॉइंट पे, तो एक बार जरूर आपको कॉशियस होना है, और अगर रिवर्सल होगा तो फिर आपको मार्केट्स के लिए थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अर्ली आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, हो सकता है ये अगले वीक में हो जाए या फिर आने वाले 1-2 वीक के बाद हो, ये अंडरस्टैंड करिएगा। वैसे भी सितंबर का जो महीना है, ओके। अच्छा, एक चीज आप ये करो, ये जो एनालिसिस है ना आज की, ओके, मैं इसमें थोड़ा अपडेट दे देता हूँ। ये जो आज की एनालिसिस है ना, ये पूरे मंथ की एनालिसिस आप समझ लो, ओके। मैं वीकली बेसिस पे अपडेट तो करूंगा, लेकिन ये पूरी मंथ की एनालिसिस आप समझ लो। तो पूरे मंथ की एनालिसिस मैं आपको करके दे रहा हूँ कि कैसा मार्केट रह सकता है। तो हमारा क्या वही सिस्टम है बुलिश टू वोलेटाइल का, बिकॉज जो चीजें हैं वो इंपैक्ट करेंगी। अब आप बोलोगे सर जी ये सब बाद में होगा, भाई देखो ऐसे ही रखना पड़ता है ना, वरना अचानक से गिर जाएगा, फिर आप रोना शुरू करोगे, अरे सर ये तो नीचे चला गया। तो इन चीजों को देखा करो, इन चीजों में जो समझ में आए, जो बताया हुआ है उसके हिसाब से नोट किया करो, और फिर उसी हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाया करो। तो अब इसमें देखो ये हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद फिर से ऊपर चला जाए तो ये नीचे जाएगा। वैसे भी एक और आपको मैं बताता हूँ, जो सितंबर का महीना होता है, सितंबर का जो महीना होता है वो ज्यादातर मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है। मतलब मार्केट उस टाइम पे थोड़ा सा करेक्शन देता है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। सितंबर के महीने में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अच्छा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर पहले बुलिश डेटा बता करके बुलिश कर दिया, अभी ये सब बता करके बेरिश कर रहे हो, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। देखो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका जो मार्केट है वो डेटा दिख रहा है, जो डेटा आज बना हुआ है उसके हिसाब से, ऐसा ही डेटा आगे बनेगा वो जरूरी नहीं है। हमें प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन उसके प्रेडिक्शन के चक्कर में अंधे नहीं हो जाते कि सिर्फ उसी पे भरोसा करना है। हमें प्राइस को भी देखना होता है, बाकी चीजों को भी देखना होता है, और फिर उस हिसाब से हमें पोजीशंस बनाना होता है। ओके, तो क्या करना है मैं फिर से बताने वाला हूं, आप अभी वेट करिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे सिंपली, तो यहां से अगर ये ऊपर चला गया, अगर इफ
इफ अगर ये ऊपर चला गया तो मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव चीजें हो जाएंगी, आप इस पे भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे फिर प्लान करें, क्या हमारा प्लानिंग होने वाला है, और इसके साथ साथ फिर सेक्टर के एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, प्लानिंग में ऐसा है कि बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है और बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होना है। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का सोचते रहो, नीचे से मिले तो बाइंग करते रहो, यही पूरे मंथ आप करते रहो। ये आपके लिए सही और एकदम अच्छी गाइडेंस है। ओके, तो आप ये मान के चलो। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं कि किस सेक्टर में रैली आ सकते हैं, किस सेक्टर में हम काम करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं इसके पुराने लुक में ही चलूंगा, बिकॉज मुझे अभी नए लुक की प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो पुराने वाले में ही चलूंगा, वहां पे मुझे ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ओके, अब उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमने पिछले वीक में हमने बात किसकी करी थी, तो हमने बात करी थी हेल्थ केयर यानी फार्मा इंडेक्स की, और हमने बात करी थी आपके कंज्यूमर इंडेक्स की, और वहां पे एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। अब मैं अपने सेक्टर वाली मार्केट वॉच पे आ जाता हूं, तो वहां पे ये तो नहीं है, ये है। तो अगर हम चलें तो देखिए रियलिटी इंडेक्स जो है आपका, मतलब पहले फार्मा की बात कर लेते हैं। फार्मा आपका ये रहा हेल्थ केयर इंडेक्स। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो वीक में पिछले वीक में बात करी थी, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे था। ये देख सकते हैं इतनी अच्छी खासी रैली इसमें देखने को मिली, और इस चक्कर में आप देखोगे तो बहुत से स्टॉक आपके जो हैं फार्मा के, मैं इंडाइसेस में चला जाता हूँ। जो लोग नए हैं इनको नोट करना प्रोसेस को। वहां पे आप स्टॉकेज पे इंडाइसेस वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, गेनर्स पे क्लिक करोगे, तो आपको ये पूरे सेक्टर मिल जाएंगे। ओके, और एक चीज मैं ये भी बता दूं, जिनको सेक्टर की एनालिसिस नहीं करनी आती तो वो मेरे चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे सेक्टर। अच्छा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि मैं इसमें आपको 2 मिनट का आइसक्रीम देने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे मैं कुछ चीजें लंबी डिटेल में डिस्कस करता हूँ, तो आप ये वीडियो में थोड़ा बने रहा करो। तो ये सेक्टर एनालिसिस के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ है, आप ये जरूर देखिए। इसमें आपको समझ में आएगा कि सेक्टर की एनालिसिस कैसे करते हैं और किन चीजों पे ध्यान देते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट मैंने आपको दी है कि 1 मिनट में पता करो किस सेक्टर में रैली आने वाली है। तो ये 2 वीडियो आप जरूर देखिए सेक्टर वाला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। सो जो हमने प्लानिंग करी थी फार्मा इंडेक्स की बुलिशनेस की, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करी, बहुत शार्प मूवमेंट आई। और अगर हम इसमें स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे काफी स्टॉक्स आपके देखेंगे तो बहुत अच्छे से काम किए हुए हैं। अगर मैं वीकली बेसिस पे गेन की बात करूँ, यहाँ पे स्टॉक्स में आना है, गेनर्स में आना है, और 1 वीक के गेनर में आना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फार्मा इंडेक्स ने आपका 3% का रिटर्न दिया है। उसके साथ साथ मैनकाइंड फार्मा ने 7% का रिटर्न दिया है। एल्केम ने आपका 7% का रिटर्न दिया है। एल्केम में बहुत पहले मैंने आप लोगों को बताया था, आई थिंक 3500 के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था। अभी 61 चल रहा है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। ल्यूपिन, ग्रेनुल्स, लॉरस, सिप्ला, इन सब ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये तरीका होता है कि आप पहले सेक्टर को अंडरस्टैंड करो, सेक्टर को आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें काम करो। तो हमने जो फार्मा सेक्टर के लिए किया था वो बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे नए लोगों को ये लगेगा, सर जी आपने कैसे पता लगा लिया कि फार्मा सेक्टर में बुलिशनेस आने वाली है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, आप ये सब चीजें मेरी क्लासेस में सीख सकते हो, मेरे कोर्सेज ज्वाइन करके आप सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि हर 2-2 महीने पे मैं आपके लिए कोर्स लाता हूँ। पूरा 1 से 1.5 महीने की क्लासेस चलती हैं, 30 से 35 क्लासेस होती हैं, प्लस 30 से 40 रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाती है, ताकि आपको समझ में आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पे इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिकली शुरू से लेकर के बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पे हम ये सब पूरा डिस्कस करते हैं, और इसकी पूरी एनालिसिस आपको सिखाई जाती है कि ओवरऑल आप कैसे समझ सकते हो, जिसमें आप इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, सेक्टर, ये सब चीजें आप कर सकते हो। ये सब अगर आपको ज्वाइन करना है, सीखना है, तो फीस बहुत ही मामूली है, 5000 की फीस है। और आप ये अगली बैच 20 नवंबर से चालू होगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगर पूरी डिटेल चाहिए तो मैंने उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आपको ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। तो आप अगर मेरे चैनल के होम पेज पे आएंगे, सो सबसे ऊपर ये पहला आपको वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में, ये पुराना वीडियो है, तो आप जो डेट वाला पार्ट है उसको इग्नोर करिए, इसके अलावा जो चीजें वो सेम है, तो आप वहां पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा क्या बेनिफिट है, क्या क्या चीजें हैं। और एक बात बता दूं, सिर्फ 5000 रुपीज की फीस है। इतना तो आप स्टॉप लॉस कर देते होगे आप एक बार, लेकिन ये कोर्स करने के बाद आपको एटलीस्ट बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करना चाहिए। और अगले साल से नई बैचेस चलेंगी तो उसमें थोड़ी सी फीस बढ़ सकती है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पहले से ज्वाइन कर लो, ये आपके लिए अच्छी बात होती है। ओके, चलिए, सो ये छोटी सी अपडेट थी। बट अब हम देखते हैं, फार्मा इंडेक्स का हमारा प्लानिंग था, बहुत अच्छे से काम किया। उसके बाद जो हमारी प्लानिंग थी वो थी कंज्यूमर इंडेक्स की। तो कंज्यूमर इंडेक्स की अगर बात करें, कंजम्पशन ये रहा, तो कंजम्पशन ने भी आपका पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग ही दी है, तो ये हमारा एक तरीके से अच्छा रहा। और एनर्जी, हमने पावर सेक्टर की बात करी, तो एनर्जी में मुझे लगता है कि ये ऊपर से सेलिंग आई है, बट पॉजिटिव नोट पे ही हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। ओके, तो हमने जो देखा था प्लान वो सही था। अब हम ये देखते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में या फिर पूरे सितंबर महीने में हमें किस सेक्टर में फोकस करना चाहिए।
तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो दारू मीन्स की एल्कोहल सेक्टर। देखो एल्कोहल सेक्टर को मैंने अपने क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को बहुत पहले बताया था, आई थिंक 24 जुलाई या 25 जुलाई को मैंने बताया था कि उसमें इन्वेस्ट करो। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दी थी या फिर नहीं दी थी। हो सकता है टेलीग्राम पे भी अपडेट दी होगी। नहीं दी है, एल्कोहल नहीं दी है, दारू देखते हैं एक बार। हाँ देखो ये बहुत सही है। तो आप सिंपली देखो यहाँ पे इलेक्शन आ रहा है, क्या ज्यादा सेल होगा? दारू। तो ये आप देख सकते हो, ये मैसेज है, आई थिंक मुझे लगता है कि मार्च का मैसेज है, मार्च का। तो आप देखो मार्च में हमने SLCBR, VBL और खैतान की बात करी थी। देखो मैंने अपडेट दी, ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने अपडेट नहीं दिए। मैं आपको हमेशा से ही सही टाइम पे सही जगह पे अपडेट करता हूं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो, समझ गए? तो सिंपल फंडा ये कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इससे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी और पैसा बनाने में आसानी होगी। तो अगर हम इसको देखें तो SLCBR, VBL और खैतान, तो एक बार SLCBR को देख लेते हैं मार्च से। ये देखिए आप मार्च, मतलब मैं मान लेता हूँ इसको मंथली कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ये आप देख सकते हैं मार्च का महीना आपका ये रहा। ये देखिए अप्रैल से कितनी अच्छी और क्लियर कट आपको रैली देखने को मिली SLCBR में। कहां से अगर मैं देखूं तो ओवरऑल जो आपको है 67% की रैली देखने को मिली SLCBR में। ये एक बेनिफिट था। उसके बाद VBL अगर हम देखें तो मार्च से मैं देखता हूँ VBL आपका यहाँ पे है, फरवरी मार्च। VBL में भी आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, बट इसमें थोड़ा सा उसकी तरह नहीं मिली SLCBR की तरह। बट फिर भी अगर हम देखेंगे तो 16% का पॉजिटिव नोट पे आपको गेन मिला है। और अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखें अभी के हिसाब से तो भी 5% का आप मूव है, तो ये भी अच्छी बात है। और अगर हम खैतान की बात करें, खैतान ने तो एक बार मार दिया जंप कल के दिन में। तो खैतान की अगर हम बात करें, सो खैतान जो आपका है वो सिंपली मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मार्च, अप्रैल, ये रहा मई, मार्च है, ये अप्रैल है। 90%, मतलब आपको क्या चाहिए यार, 90% का आप ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजें नहीं, 90% खैतान, अच्छा सॉरी ये उल्टा है, मैंने कहा खैतान नहीं, रेडिको खैतान। ओके, एक्चुअली फार्मा में यहाँ पे आई थिंक कुछ लोगों को दिक्कत होगी। सिंपली यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, ये जो खैतान है, खैतान लिमिटेड नहीं, बेसिकली रेडिको खैतान है, बिकॉज रेडिको खैतान ही बनाता है, आपको पता है। मैं तो नहीं पीता, आपको पता होगा अगर आप पीते हो तो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नवंबर के बाद ये मार्च से एक पॉजिटिव नोट पे ही ये क्लोज हुआ है और बहुत अच्छी इसमें रैली कल देखने को मिली। अभी भी इसमें उम्मीद है। तो जो मैंने अपडेट करा था आप सबको वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, फिर अभी भी इसी सेक्टर में फोकस करना है, मतलब एल्कोहल सेक्टर में, एल्कोहल में, ब्रेवरीज में आपको जरूर फोकस करना है। इसमें एक बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ब्लिस जी नहीं, ग्लोबस स्पिरिट, GLOBUS, ग्लोबस स्पिरिट। अच्छा पहले तो डिस्क्लेमर दे देता हूं भैया, देखो ये स्टॉकिया का जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, आज के दिन एनालिसिस जो मैं कर रहा हूं, जो कि मंथली एनालिसिस है या फिर वीकली एनालिसिस आप समझ लो, सेक्टर के एनालिसिस कर रहा हूं। तो इसमें जो मैं स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एडवाइजरी पर्पस के, सॉरी एजुकेशन के लिए है, एडवाइजरी पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये समझिए कि आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूं कि इस तरीके से आपको काम करना है। बिल्कुल भी आपको इसमें एडवाइजरी नहीं समझनी है। इसमें जो स्टॉक मैं बताऊंगा उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अपनी एनालिसिस करना, देन उसके बाद ही आप काम करना। ओके, ये बात आप समझ लो। तो बिल्कुल भी यहाँ पे एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ग्लोबस स्पिरिट में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट एक हुआ है और ये काफी दिनों से रन करने के बाद साइडवेज रहा, देन उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज का ब्रेकआउट है। तो आप यहाँ पे एक बार जरूर फोकस कर सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलती है। स्टॉप लॉस आपको छोटा सा यहाँ पे लगाना चाहिए, तो आप इसको भी अंडरस्टैंड करके चलो। तो ये पहला सेक्टर होगा जहां पे आपको फोकस करना है, जो कि है एल्कोहल यानी ब्रेवरीज का। ओके, अब हमें देख लेते हैं कि कहां पे और ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो उसके लिए सिंपली चलेंगे हम इंडाइसिस सेक्शन पे। इंडाइसिस सेक्शन में जाकर के गेनर्स पे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि रियलिटी सेक्टर में गेन हुआ है, बट अभी हमें रियलिटी का चार्ट देखना है। फार्मा सेक्टर में अभी भी उम्मीद है बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख सकती है। फिर मैंने आपको बताया था स्मॉल एंड मिड कैप हेल्थ केयर, इसमें मैंने आपको कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस किए थे, आप पुराना वाला वीडियो देख करके इसको जरूर इसके साथ लिंक करिए। ओके, और हेल्थ केयर इंडेक्स तो क्लियर कट था ही, और स्मॉल कैप मिड कैप ये भी आपके चल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इनमें और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिकवरी हुई है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो मिड कैप सिलेक्ट और निफ्टी मिड कैप में भी एक ग्रोथ देखने को मिली है, बट उतनी ज्यादा नहीं है। CPSE, तो यहाँ पे आपको जरूर फोकस करना है, क्योंकि अब इसका टाइम आने वाला है। तो जो PSU सेक्टर है यानी PSC और CPSE, अब इनका टाइम आएगा फिर से, तो ये फिर से एक बार
जगेंगे तो आपको सितंबर मंथ में PSU और PSC और CPSC यानी गवर्नमेंट के कंपनीज में आपको फोकस करना है, ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। अब इसके साथ साथ इसका रीजन क्या है, क्यों करना है, तो आपको बता दूं, अगर आप इन सेक्टर्स पे जाकर के चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर कट वहां पे बुलिशनेस देखने को मिलेगी। हम चलिए उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं, निफ्टी सबसे पहले रियलिटी का देखते हैं। तो रियलिटी में इसके स्ट्रक्चर को समझो पहली बात चार्ट की। तो चार्ट का जो स्ट्रक्चर है इंडेक्स का, ये क्लियर कट आपका हायर हाई का पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक थोड़ा सा लंबा करेक्शन देने के बाद ये फिर से आपका रिकवर कर रहा है, फिर इसके बाद फिर से ये रिकवर कर रहा है और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इस लो के साथ हम यहाँ पे कुछ ना कुछ काम जरूर कर सकते हैं, ये हमारी पहले प्लानिंग होनी चाहिए। तो आपको फोकस करना है रियलिटी सेक्टर में। अब रियलिटी सेक्टर में फोकस करने का कारण ये है क्योंकि आप देखोगे तो रिकवरी करने के बाद, मतलब यहाँ पे करेक्शन देने के बाद रिकवरी आई, रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे गया और फिर रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे गया और फिर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। तो इसमें ये प्राइस एक्शन बन रहा है जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो बन रहा है इस वजह से हम यहाँ पे जरूर काम कर सकते हैं, ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। ओके, अब अगर यहाँ पे हम फोकस भी करेंगे तो इसके कौन से स्टॉक में फोकस करेंगे, तो उसका तरीका है बहुत आसान। आप क्या करो, सबसे पहले रियलिटी सेक्टर के स्टॉक पे इंडेक्स पे क्लिक करो, इसके बाद स्टॉक्स गेनर्स पे क्लिक करो और स्टॉक्स पे क्लिक करने के बाद गेनर्स पे क्लिक करो। चलो भैया, तो गेनर्स पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्रिगेड एंटरप्राइज है, प्रेस्टीज एस्टेट है, माइक्रोटेक डेवलपर है, ओबरा रियल्टी है, फिनिक्स मिल है, फिनिक्स में आई थिंक कोई न्यूज आई है। तो आप इन स्टॉक्स पे जरूर फोकस कर सकते हो, बट डिस्क्लेमर यह है कि मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको चीजें ढूंढनी होती है, कैसे स्टॉक्स तक पहुंचना होता है, रास्ता दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि यही स्टॉक जाकर के खरीद लो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो हमारा रियलिटी सेक्टर में क्लियर हुआ। फार्मा में देखें तो फार्मा में अभी भी ग्रोथ दिख सकती है, बट थोड़ा सा एक दिन दो दिन साइडवेज होगा, फिर इसके बाद आप देख सकते हो। उसके बाद मेरा फेवरेट, ये दिसंबर से मैं आपको चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ, आई थिंक मैंने एयरटेल दिया भी था अपने क्लाइंट्स को, बहुत अच्छा उसमें ग्रोथ मिली। दिसंबर से चिल्ला रहा हूँ कि टेलीकॉम पे फोकस करो, टेलीकॉम पे फोकस करो, और आपके लिए मैंने टेलीकॉम सेक्टर की पूरी एनालिसिस करके वीडियो भी बना दी है। तो आप अगर नीचे जाओगे तो कहाँ है वो टेलीकॉम वाला, मैं बनाता रहता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, बट आप लोग देखते नहीं हो, मुझे इस बात का थोड़ा दुख होता है, और लोगों तक शेयर कम करते हो, मुझे इस बात का डबल दुख होता है। तो जरूर जो है कि मेरे दुख को कम करिए आप लोग, ओके, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि सबके पास पहुंच सके। और बहुत आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी आपका कर देता हूँ ताकि आप उबासी ना लो देखते हुए। ओके, देखो इलेक्शन के कहर और ये टेलीकॉम सेक्टर, ये दो वीडियो मैंने आपके लिए बना के दिया था। तो आप ये टेलीकॉम के एनालिसिस अगर देखेंगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। हालांकि ये 3 महीने पहले की है, अपने स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को मैंने बहुत पहले दिसंबर से ही बता दिया था, बट आपको भी सही टाइम पे बताया, ऐसा नहीं कि बहुत लेट हो गया। आप देखोगे तो जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने चर्चा की है, बहुत अच्छी ग्रोथ उनमें देखने को मिली है। ओके, तो ये सिंपली आप देखोगे तो टेलीकॉम सेक्टर में आपको फोकस करना है। अब टेलीकॉम में आपके भारतीय एयरटेल हो गए, इंडस टावर हो गए, आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन पे फोकस करो। एयरटेल में मैंने ऑलरेडी फोकस करके प्रॉफिट बुकिंग कर रखी है, अभी भी मुझे उसमें उम्मीद दिखाई दे रही है। रेलटे पे फोकस करो, तो आप जरूर इन स्टॉक्स पे फोकस करिए। इसके बाद अगर हम ईवी इंडेक्स, अब आप ईवी चिल्लाते रहते हो, ईवी, लेकिन ईवी में आप देखो कहाँ पे पैसा बन सकता है। तो ईवी इंडेक्स की अगर हम बात करें, ये ईवी का इंडेक्स है, ये ऑटो इंडेक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ऑटो इंडेक्स के सभी स्टॉक यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। तो ये इंडेक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म करेक्शन करने के बाद ये आपको ग्रोथ देखने को मिली है, तो उनमें ये स्टॉक है, आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। इन स्टॉक्स में जहाँ पे भी आपको कुछ मोमेंटम दिखे, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करो और उसमें ट्रेड करो। फिर इसके बाद जो टेलीकॉम सेक्टर के इक्विपमेंट प्रोवाइडर हैं, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उनमें भी आपको ग्रोथ करनी है। तो मतलब टेलीकॉम सेक्टर में आपको ओवरऑल फोकस करना है, ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो गार्डन शिप बिल्डर मतलब शिपिंग वाला इंडस्ट्री है, उसमें एक शार्प करेक्शन आया और अभी यहाँ पे साइडवेज है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि PSE और PSU और गवर्नमेंट कंपनीज में आपको फोकस करना है। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर गए थे और ये एरिया ऑफ सपोर्ट फिर से आ गया है। तो एरिया ऑफ सपोर्ट में है, तो यहाँ पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए स्टॉक्स पे, जैसे कि ये सब स्टॉक हैं। तो इनमें अगर आपको मिले तो आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करते रहो। मैं नहीं कहता कि बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं है इसमें, स्विंग ट्रेडिंग करते रहो। तो विथ स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग आप करते रहो, तो ये आपके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो इंश्योरेंस के स्टॉक्स में, वो आपके सामने यहाँ पे रहे।
और अगर हम बात करें मीडिया सेक्टर की तो मिड कैप थोड़ा सा आपका साइडवेज है। फिलहाल मैं समझता हूं कि आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और पीएसआई इंडेक्स, तो पीएसआई इंडेक्स की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस के बाद ये ऊपर चला है, तो 1-2 दिन हो सकता है साइडवेज होकर के फिर एक जंप दे। सो आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो फिलहाल सितंबर मंथ में आपको काम कैसे करना है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी में आपको ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, नीचे से बाइंग करनी है। उसी के साथ साथ पूरे स्टॉक्स पे फोकस करना है। जहां पे भी आपको नीचे बाइंग मिले बाइंग करो और ऊपर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग का करो। स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा करो, ये आपके लिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और बेनिफिट वाला मार्केट रहेगा। फोकस करने के लिए मैंने आपको बताया कि रियलिटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेलीकॉम और ईवी सेक्टर में आप फोकस कर सकते हो। साथ ही साथ पीएससी और पीएसयू में फोकस कर सकते हो। ओके, स्टॉक्स के लिए मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि आप कैसे स्टॉक के पास पहुंच सकते हो, तो ये तरीका भी आपको सीखने को मिल गया। अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ज्यादा नॉलेज के बाद कुछ नई चीजें सीखने को मिली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो। और जो इस टाइम तक वीडियो में बना है उसको मेरा सल्यूट है, क्योंकि लंबा वीडियो है। तो आप अगर बने हो तो इसका मतलब है कि आपको नॉलेज चाहिए और आप ही जैसे लोग मार्केट में अच्छा काम करेंगे, इस बात का मुझे भरोसा है। फिलहाल वीडियो में अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे आंसर ले सकते हैं क्वेश्चन पूछ करके। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।